लेक्चर में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, राइट. सो सब्सटेंसेस कैसे सेल के अंदर आते हैं, कैसे सेल के बाहर जाएंगे, हम उस बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. सो ना, जब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का फंक्शंस क्या है, राइट. सो एक फंक्शन तो ये होगा कि सेल में जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं उसको बाहर ले जाना, या फिर एक ये होगा कि सेल के बाहर जो सब्सटेंसेस है उसके सेल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अंदर ले आना, राइट. सो राइट, इफ़ यू वांट टू गेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल इनटू द सेल, इसमें वी कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ फेगोसाइटोसिस. ठीक है, फेगोसाइटोसिस करना है मतलब क्या कि अगर और सपोज देयर इज़ अ फॉरेन पार्टिकल, ओके, आई हैव अ फॉरेन पार्टिकल और उसको सेल के अंदर लाना है, राइट. सो दैट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ transport systems, right. I will explain how later, but this is one method. And suppose now cell में secretions बनते हैं, right. So जब हमें secretions को बाहर लेके जाकर उन्हें act करवाना है, say I have an axonal ending, ये मेरी axonal ending है जिसमें है वेसिकल, जिसमें है some neurotransmitter, वो इस तरह से act करेगा, right. कुछ इस तरह से act करेगा जब उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर एक्ट करने लगेंगे, राइट. और एल्स जब हमें मेटाबॉलिक वेस्ट, नो सिंस सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव तो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, राइट. सो व्हेन आई वांट टू गेट द मेटाबॉलिक वेस्ट आउट टू द किडनी, मतलब वो मेटाबॉलिक वेस्ट सेल से बाहर आएगा, इट विल गो इनटू द ब्लड वेसल्स एंड रीच किडनीज, जहाँ पर वो फिल्टर होकर इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज सिस्टम्स. कौन से टाइप्स के सिस्टम्स है, राइट. So I have simple diffusion, okay, I have facilitated diffusion, I have active transport, okay. In general I have active transport, जो दो तरह के होते हैं. एक तो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा होएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड लास्टली आई हैव वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ओके. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सिंपल डिफ्यूजन, वहाँ पर कोई भी एटीपी यूज़ नहीं होगा, प्रोटीन्स यूज़ होंगे नहीं, ठीक है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देयर इज़ द यूज़ ऑफ कैरियर मीडिएटेड, मतलब ये कैरियर मीडिएटेड है, मतलब क्या इनमें यूज़ होता है प्रोटीन्स, ठीक है. यहाँ पर प्रोटीन्स यूज़ हो जाएंगे. एंड जब हम स्पेसिफिकली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, वी विल हैव द यूज़ ऑफ एटीपी, राइट, मतलब एनर्जी यूज़ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है. अब वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया है, बट ऐसा नहीं कि एक सेपरेट टॉपिक के जैसा पढ़ा, बट वी नो व्हाट इज़ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, हम इनको बाद में देखेंगे, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज वन बाय वन. सबसे पहला है आई हैव सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन क्या है, जैसा मैंने बोला कि नो एटीपी इज़ इन्वॉल्व, नो प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है. तो होता क्या है इसमें, बहुत ईजी चीज़ है कि जब मेरा कोई सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, सो आई हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ओवर हियर ऑफ सम सब्सटेंस एंड इन द सेल आई हैव लो कॉन्सेंट्रेशन. सो जब ये सब्सटेंस ऐसे जाएगा तो हम उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, राइट. कुछ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये सब्सटेंसेस किस टाइप के होते हैं, राइट. सो वन पॉसिबिलिटी कुड बी कि वो लिपिड सॉल्यूबल है. क्यों लिपिड सॉल्यूबल है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन, जब मेरा फर्स्ट लेक्चर लिया था आई टोल्ड यू कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, राइट. सो जो हाइड्रोफोबिक बीच में होता है पार्ट, दैट इज लिपिड. सो हमारा मॉलिक्यूल अगर लिपिड सॉल्यूबल रहा, सो इट कैन ईजिली पास थ्रू दिस लिपिड मेम्ब्रेन्स एंड कम इनसाइड द सेल, राइट. सो इट शुड बी लिपिड सॉल्यूबल. नहीं तो the molecules can be small or low molecular weight substances, right. जब small molecular weight substances होंगे तो भी वो easily पास कर जाएगा, बिकॉज छोटे से है, राइट. छोटे से तो easily गैप्स के थ्रू निकल कर वो आ जाएंगे सेल के अंदर. सो फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई हैव अ ब्लड वेसल, ओके, आई हैव दिस ब्लड वेसल. सपोज ये कोई पल्मोनरी ब्लड वेसल है, सो इट इज़ रिच इन ऑक्सीजन बिकॉज वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड आई हैव अ सेल, ठीक है, मेरे पास एक सेल भी है यहाँ पर. अब इस सेल में टिश्यू रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, ठीक है, टिश्यू रेस्पिरेशन हो रहा है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन तो कम है, सो वी नीड ऑक्सीजन ओवर हियर, राइट. और ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा है, वी हैव इट इन द ब्लड वेसल. सो यहाँ पर आई हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पर है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो कैसे डिफ्यूज़ होगा, ऑक्सीजन विल गो फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू द सेल, राइट, ऐसे जाएगा, राइट, फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू सेल. बट अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैसे होगा.
पहले तो ये समझो कि सेल है तो वहाँ पर टिश्यू रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इतने सारे बायोकेमिकल साइकिल्स चल रहे हैं, टीसी हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, सो कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, जबकि जो ब्लड वेसल है वहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लो। तो अब इसका डिफ्यूजन कैसे हो जाएगा, हाई टू लो, राइट। सो रिवर्स प्रोसीजर होगा और ये इस तरह से फ्रॉम टिश्यू टू द सेल चला जाएगा, राइट, फ्रॉम टिश्यू टू द सेल, ये CO2, ये O2, राइट। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। ना अब हम देखते हैं कि ये जो डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है, वो किस किस रेट्स पे, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, राइट, कैसे इसका रेट ऑल्टर हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब मैं ये बोलती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है ना, सपोज जब मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, राइट, लाइक ब्लड वेसल में ऑक्सीजन ज़्यादा है और सेल में कम है, बट सपोज करो कि ऑक्सीजन ब्लड वेसल में भी उतना ही है जितना सेल में है, तो डिफ्यूजन क्यों होगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो आया ही नहीं, डिफरेंस तो आया ही नहीं, दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, जितना ब्लड वेसल में उतना ही सेल में है, तो हाई और लो कॉन्सेंट्रेशन का क्वेश्चन ही नहीं आता, तो वो क्यों डिफ्यूज़ करेंगे। सो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, सो व्हेन आई से दिस, मोर द ग्रेडियंट मोर डिफ्यूजन, ठीक है, जितना ज़्यादा हाई बाहर, जितना ज़्यादा लो अंदर, उतना ही बेटर रहेगा डिफ्यूजन। ओके, देन अब सपोज करो आई हैव दिस वन सेल मेम्ब्रेन, आई हैव दिस सेकेंड सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ये जो जगह है सेल मेम्ब्रेन के लिए वो कम है, सो कम डिफ्यूजन होगा, बट यहाँ पर जगह ज़्यादा है तो ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। सो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी, बट ये सोल्यूबिलिटी वाटर सोल्यूबिलिटी नहीं है, लिपिड सोल्यूबिलिटी है, मतलब जो सब्सटेंस ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगा वो इजीली पास कर जाएगा, सो उसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा रहेगा, सो मोर लिपिड सोल्यूबल मतलब मोर डिफ्यूजन, ठीक है। बट अब हम देखते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स क्या है। नाउ इफ़ माई सेल इज़ वेरी थिक, ओके, मेरा सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत थिक है, मतलब सब्सटेंसेस को पास करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा, सो जितना ज़्यादा थिकनेस उतना ही ज़्यादा कम डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिपिड लेयर थिक है तो सब्सटेंसेस को पास करने में बहुत टाइम लगेगा। सेकेंड, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की, सो मैंने बोला था जितना छोटा सब्सटेंस रहेगा उतना ही ईजिली वो पास करेगा, सो अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहा तो डिफ्यूजन भी स्लो हो जाएगा। सो आई हैव अ फॉर्मूला टू सम इट अप ऑल, ठीक है, ये देखो, ये J जो है वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन। नाउ दिस डेल्टा C इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई और लो में कितना डिफरेंस है वो, फिर ये है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका, सेल मेम्ब्रेन का, दिस इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, देन T इज फॉर थिकनेस, मतलब जितना ज़्यादा थिकनेस उतना ही कम रेट ऑफ डिफ्यूजन, एंड मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सब्सटेंस का अगेन, ठीक है, सब्सटेंस का, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा तो अगेन डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ओके, सो दिस फॉर्मूला इज़ नॉट टू बी रिमेंबर्ड, इसको याद करते मत बैठना, ये मैथ्स का सम नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि डिफ्यूजन इसमें भी यही होगा कि वो जाएगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। पर अब आपको ये सोचना चाहिए कि अगर लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है वो तो पास कर गए सिंपल डिफ्यूजन से, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है वो भी पास कर गए, तो जो मेरे नॉन सोल्यूबल, नॉन लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, और सपोज लार्ज मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस है, वो कहाँ से आएंगे सेल के अंदर, राइट। सो वो आते हैं यूजिंग सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का यूज़ यहाँ हो रहा है तो हम उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब वो किसी की हेल्प ले रहे हैं, राइट। सो किस टाइप के सब्सटेंसेस हो गए, सपोज आई हैव दिस सब्सटेंस से Na+ और Ca2+, मतलब क्या, ये तो आयंस है, सो ये तो लिपिड्स में नहीं डिजॉल्व होंगे, ये तो सिर्फ वाटर सोल्यूबल है, पोलर है वो, उनमें चार्जेस है, राइट, तो दे कैन ओनली डिजॉल्व इन वाटर, राइट। सेकेंड, बिग मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस हो गए, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनके वेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कैसे पास करेंगे, विद द यूज़ ऑफ सम प्रोटीन्स, राइट। नाउ
प्रोटीन्स कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स। ओके, मेरे लास्ट लेक्चर को रेफर करना जिसमें मैंने बताया है कि प्रोटीन्स किस तरह से, इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, एंड दैट विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, राइट। सो फॉर नाउ अब मैं आपको बताती हूँ, देयर इज सपोज आई हैव अ सेल। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास एक सेल है जिसमें रिसेप्टर है फॉर इंसुलिन, ठीक है। अब ये थोड़ी ध्यान से सुनना क्या हो रहा है यहाँ पर। अब सपोज आई हैव दिस रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है फॉर इंसुलिन, ठीक है। अब इस पे आया एक इंसुलिन मॉलिक्यूल। ओके, देयर इज वन इंसुलिन मॉलिक्यूल जो बाइंड करता है इस रिसेप्टर से। इट इज़ बाइंडिंग टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट, मतलब रिसेप्टर का जो बाहर वाला पार्ट है जो ECF को फेस कर रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट, उसमें आ गया हमारा इंसुलिन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वो क्या करेगा, नाउ दिस मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस चेंजेस, इट विल मॉडिफाई दिस रिसेप्टर। किस तरह से, मतलब ये जो इंट्रासेल्यूलर पार्ट है, मेरा जो इंट्रासेल्यूलर पार्ट है रिसेप्टर का, उसको वो चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। जब मैं रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि ये मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है। फिलहाल आप याद रखना कि वो ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इस तरह से वो मॉडिफाई हो जाएगा कि ऑटोफॉस्फोराइलेट हो गया तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, एंड उससे क्या होगा कि सिग्नलिंग पाथवेज जो है सेल में वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। आई हैव सिग्नलिंग पाथवेज इन माई सेल जो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये सिग्नलिंग पाथवेज क्या करेंगे, ये सिग्नलिंग पाथवेज मेरे वेसिकल को, जो ग्लूकोज वेसिकल्स है, प्री फॉर्म्ड ग्लूकोज वेसिकल्स है, उनको बोलेंगे कि तुम जाओ और मेरे सेल मेम्ब्रेन से जाके अटैच हो जाओ, ठीक है। वो जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे। फिर कैसा लगेगा सेल मेरा, ये देखो, नाउ दिस इज माई सेल, ठीक है। और यहाँ पर आ गए जो वेसिकल्स थे, ठीक है, जो वेसिकल्स थे वो अटैच हो गए। अब इन वेसिकल्स पे क्या है पता है, इन वेसिकल्स पे आई हैव चैनल्स फॉर ग्लूकोज, ये जो दिख रहे हैं ग्रीन वो है चैनल्स फॉर ग्लूकोज। तो अब जब ये बाइंड हो गए तो मतलब ये वेसिकल्स भी एक्सपोज हो गए, ये भी सरफेस पे आ गए, ठीक है, ये सरफेस पे आ गए। अब क्या बाकी है, अब तो ये चैनल्स है, अब क्या ग्लूकोज बाहर है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में। मील के बाद सपोज आपने खाना खाया तो ग्लूकोज ज़्यादा है ब्लड में, तो वो तो ईजिली हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चले जाएगा। यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, राइट, तो वो ईजिली चला जाएगा। सो लेट्स रिकैप द स्टोरी, ठीक है। आई हैव इंसुलिन, मेरा जो इंसुलिन है दैट बाइंड्स टू माई रिसेप्टर, ओके। देन जो इंट्रासेल्युलर डोमेन है, मतलब जो ICF को फेस कर देगा, ठीक है, जो ICF को फेस कर देगा वो ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब वो मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो इंसुलिन बाइंड हो गया। फिर क्या होगा, सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। वो एक्टिवेट हो गए तो क्या होगा, प्रीफॉर्म्ड ग्लूकोज वेसिकल विल फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रीफॉर्म्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से। किस तरह से, यहाँ देख लो, अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखो, ये कुछ इस तरह से फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस मेक्स द सीन क्लियर फॉर यू। ये मेरे वेसिकल्स है वो फ्यूज हो गए, और इनके साथ जो चैनल्स है वो भी सरफेस पे आ गए। अब वो सरफेस पे हो गए तो कहानी खत्म। अब बस क्या, ग्लूकोज को ट्रैवल करना हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बस ग्लूकोज इन चैनल्स को यूज़ करेगा और एंटर कर देगा सेल में हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, खत्म स्टोरी, ठीक है। ये तो हो गया एक चैनल्स का यूजिंग रिसेप्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो टाइप के प्रोटीन्स देख लिए है, तो दोनों ट्रांसमेम्ब्रेनस है, तो दोनों इंटीग्रल प्रोटीन्स। एक तो हो गया रिसेप्टर, राइट, एक तो हो गया रिसेप्टर, दूसरे हो गए चैनल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो बिग मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पोलर सब्सटेंसेस है जैसे आयंस है वो कैसे ट्रैवल करते हैं सेल के अंदर। सो सपोज आई हैव सोडियम एंड कैल्शियम आयंस, राइट, वो कैसे ट्रैवल करेंगे, वो ट्रैवल करेंगे थ्रू चैनल्स। अब अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो चैनल्स कैसे बनते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड यूजिंग पॉलीपेप्टाइड्स। सपोज आई हैव 1 2 3 4 5 पॉलीपेप्टाइड्स, वो फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, दे विल फ्यूज टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये बन गया मेरा चैनल, ओके, ये बन गया मेरा चैनल। अब क्या इसमें टनल बन गया, तो वाटर इसमें तो ईजिली पास कर जाएगा, और वाटर के साथ क्या आ जाएगा, Na+ और Ca+2, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, पोलर है, चार्ज है। सो Na+ भी आ गया अंदर सेल के, Ca+2 भी आ गया सेल के अंदर, ठीक है। सो अब देखते हैं चैनल्स किस तरह के होते हैं। आई होप दिस चैनल पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब देखते हैं चैनल्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं नॉन रेगुलेटरी।
नॉन रेगुलेटेड में ये ध्यान रखना कि जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि जो सोडियम है वो सेल के बाहर ज़्यादा होता है। इसके लिए रेफर टू माय वीडियो ऑन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड्स। सेल्युलर फ्लूइड्स के ऊपर मेरा लेक्चर था, सेकंड लेक्चर, वो रेफर कर लेना। सो सेल के अंदर देयर इज़ मोर पोटेशियम, राइट। तो आई हैव लीकी चैनल्स, पोटेशियम लीकी चैनल्स जो हमेशा ओपन रहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी कंडीशन हो, ये हमेशा ओपन रहेंगे। तो जो सेल का पोटेशियम है वो हमेशा सेल के बाहर ट्रिकल करता रहेगा, स्लोली स्लोली, ड्रिप बाय ड्रिप, एक एक करके मॉलिक्यूल वो बाहर आते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से उन्हें कहते हैं हम नॉन रेगुलेटेड, मतलब उसको रेगुलेट करने वाला कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे हम उसको बंद कर सके, वो बंद होते ही नहीं है। सो दे आर कॉल्ड लीकी पोटेशियम चैनल्स, राइट। सो दीज आर लीकी पोटेशियम चैनल्स। अब होते हैं रेगुलेटेड टाइप के, सेकेंड टाइप जो होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं। कैसे रेगुलेट होते हैं? दे आर रेगुलेटेड यूजिंग वोल्टेज। वोल्टेज मतलब क्या? अब यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ वन चैनल, ओके, आई हैव दिस वन चैनल जिसका गेट बंद है, ठीक है, दिस इज़ द गेट जो बंद करके रखा है, ठीक है। सो वाटर कैन नॉट पास इन, ओके। अब ये बंद है एट अ वोल्टेज -60 मिली वोल्ट्स, ओ -90 मिली वोल्ट्स, राइट, -90 मिली वोल्ट्स पे ये गेट बंद है। ये ध्यान रखना, ये आयरन के गेट्स नहीं है, ये पॉलीपेप्टाइड से ही बनते हैं। एंड ओके, सो सपोज अब कुछ रीज़न से मेरा जो पोटेंशियल है वो -90 से -60 हो गया, ठीक है। -60 कैसे होता है, जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मैं बताऊंगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाले लेक्चर में, बट अभी के लिए -60 मिली वोल्ट्स हो गया। सो वोल्टेज चेंज हो गया। अब इस वोल्टेज पे जो मेरा गेट है वो हो जाएगा ओपन, ओके। अब सिंस गेट ओपन हो गया तो वाटर आ गया अंदर, वाटर हैज़ फ्लोन इन, वाटर आ गया तो साथ में क्या आ गया? सोडियम पोटेशियम, राइट, दोनों चीज़ें आ गई बिकॉज वो वाटर सॉल्युबल है। सो एक तो होता है वोल्टेज गेटेड, राइट, आई होप वोल्टेज गेटेड इज क्लियर। दूसरा होता है लाइगेंड ऑपरेटेड। नाउ व्हेन आई से लाइगेंड, वो क्या होता है? लाइगेंड्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन बाइंड टू द चैनल्स, ठीक है। वो सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, वो ड्रग्स हो सकते हैं, वो हार्मोन्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। सो नाउ सपोज ये मेरा एक चैनल है, ओके, दिस इज़ माई चैनल, ये बन गया मेरा चैनल। अब यहाँ का जो गेट है, ये पॉलीपेप्टाइड वाला गेट मैंने बना दिया, और इसके ऊपर है एक डोमेन जहाँ पर से मेरा एक मॉलिक्यूल आके बाइंड कर गया, राइट। मॉलिक्यूल क्या है? सपोज ACH है। ACH क्या होता है? एसिटिल कोलिन, ओके, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। सो ये बाइंड कर गया। अब जब ये बाइंड करेगा तो मेरा जो चैनल है वो हो जाएगा ओपन, ओके। अगेन मेरा चैनल हो गया ओपन। सो व्हेन माय चैनल ओपन्स इट विल लुक लाइक दिस, ओके, चैनल हो गया ओपन। अब क्या बाकी क्या स्टोरी? पानी आ गया अंदर, पानी के साथ क्या आ गया वापस? सोडियम एंड कैल्शियम, राइट। सो कहानी खत्म, बस, ओके। नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ चैनल्स, राइट। नाउ आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब ये दोनों प्रोसीजर्स तो थे जो फैसिलिटेटेड थे, और जो सिंपल डिफ्यूजन था उनमें ATP यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है, नो ATP यूसेज। क्यों? क्योंकि वो थे डाउनहिल प्रोसेसेस। डाउनहिल मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, वहाँ से उठा के लो कॉन्सेंट्रेशन में डाल दिया। मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ खर्चा नहीं हो रहा, राइट। मेरे पास पैसे थे, मैंने किसी को उधार दे दिया, मेरा तो कुछ नहीं गया, था मेरे पास सब, आई एम स्टिल सफिशिएंट, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि मेरे पास ही पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास ही पैसे नहीं है, बट मैं किसी और को दे चुकी हूँ, मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सो मुझे किसी और से उधार लेकर किसी और को देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये याद रखना, रिवर्स प्रोसीजर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ATP भी यूज़ होगा क्योंकि ये अपहिल प्रोसीजर है, मेरा खुद का पैसा जा रहा है, राइट। एंड प्रोटीन्स भी यूज़ होते हैं, लेट्स सी कैसे, ओके। नाउ ओके, सो आई हैव दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, मेरे पास एक प्रोटीन है जिसका इंट्रासेल्युलर डोमेन है और एक्स्ट्रासेल्युलर डोमेन है। अब इंट्रासेल्युलर डोमेन में है 3 पार्ट्स, ठीक है, आई हैव दीज 3 पॉकेट्स से, ठीक है, मेरे पास ये 3 पॉकेट्स है। एंड आई हैव दिस एक्स्ट्रासेल्युलर डोमेन जिसमें 2 पॉकेट्स है। अब यहाँ क्या होता है?
यहाँ देखो, यहाँ पर सपोज मेरा सोडियम बाइंड कर गया, ठीक है, सोडियम आके बाइंड किया, और बाहर की तरफ जो है पोटेशियम आके बाइंड कर गया। अब क्या होता है, पहले ये ध्यान रखना हमेशा कि पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, सोडियम बाहर ज़्यादा है, राइट। तो अब सोडियम तो यहाँ पर कम है अंदर की तरफ, अब ये यूज़ करेगा ATP, सो यहाँ पर ATP यूज़ हो गया, ब्रेक हो गया तो बन गया ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इतना समझ गए। अब ये इस एनर्जी को यूज़ करके फ्लिप कर देगा हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा लगेगा, मतलब जो 3 सोडियम थे वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और जो 2 पोटेशियम थे वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, 1 2 3, ये डोमेन्स हो गए, एंड यहाँ अटैच हो गया Na+, ठीक है, ये बाहर आ गए सेल के, और जो 2 कैल्शियम थे, जो 2 पोटेशियम थे वो आ गए अंदर सेल के, राइट, वो आ गए अंदर सेल के। सो दिस इज हाउ दिस अरेंजमेंट लुक। और ये जो प्रोटीन है, जो पंप है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनर्जी यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो एटीपेस पंप, एंड सोडियम और पोटेशियम को फ्लिप कर देते हैं, राइट। सो दैट वे इसका नाम हम डिसाइफर कर लेते हैं, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसी बेसिस पे देर इज अ कैल्शियम ATPase पंप ऑल्सो। सो सपोज से आई हैव अ सेल हियर, ठीक है। अब सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वहाँ पर होता है कैल्शियम कम, राइट। सो सपोज मेरे सेल में कैल्शियम ज़्यादा है, लाइक मेरे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा है, ठीक है, बट ड्यू टू सम प्रोसीजर होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया या कुछ डिफरेंट प्रोसीजर हो गया, तो जो बाहर का कैल्शियम है उसको भी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप बैक करते हैं। वो कैसे करते हैं, अगेन यूजिंग दीज पंप्स, ओके। सो मेरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है, ठीक है, यहाँ पर बाइंड करेगा कैल्शियम, अगेन ATP यूज होगा, ओके, ATP यूज होगा, एंड इट विल फॉर्म ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। अब ATP यूज हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ कैल्शियम आ जाएगा, राइट। सो मेरा कैल्शियम जो है वो अंदर आ गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम आ गया तो एनर्जी भी यूज़ हो गई और प्रोटीन भी। सो इस तरह से दिस पंप जो है, ये जो पंप है हम इसको बोलते हैं कैल्शियम ATPase पंप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ATPase पंप। सो दीज पम्प्स आर क्लियर टू यू। अब मैं आपको बताऊंगी जो 2 टाइप होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एनर्जी यूटिलाइजेशन का डिफरेंस है। मतलब क्या, मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे जो एनर्जी यूटिलाइज है वो उसी साइड पे यूटिलाइज हो जाएगी, जैसे यहाँ पर ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, राइट। सपोज सी, लेट मी इरेज दिस बिकॉज वो मैंने वहाँ बना दिया दूसरे डायग्राम में, सो आई कैन इरेज दिस, एंड सपोज नाउ सी दिस इज माई सोडियम पोटेशियम ATPase, एंड ये हर सेल में प्रेजेंट होता है, राइट, इरिस्पेक्टिव हो जो भी सेल हो, कुछ भी हो, वो हर सेल में प्रेजेंट रहता है, ओके। सो दिस क्या करेगा, ये इट विल थ्रो 3 सोडियम आउट एंड ब्रिंग इन 2 पोटेशियम, राइट, इट विल ब्रिंग इन 2 पोटेशियम, ठीक है। सो बट एनर्जी तो मेरा यहीं यूटिलाइज हो गया, यहाँ मेरा ATP टूटा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया, राइट, ये तो हो गया, तो यहीं पर एनर्जी यूटिलाइज होकर ख़त्म हो गया। सो दिस इज क्लियर। सो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी में क्या होता है, अब सेकेंडरी में क्या होगा, सी सपोज सेकेंडरी में पहली बात तो ये समझो कि सेकेंडरी में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सिम्पोर्ट होता है, दूसरा एंटीपोर्ट होता है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सो अब देखो ये मेरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज माय प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसके 2 एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन्स है, अगेन एक पे बाइंड हुआ सोडियम, ठीक है, एक पे बाइंड हुआ सोडियम, एक पे बाइंड हुआ ग्लूकोज। अब ये फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, क्यों फ्लिप होगा, क्योंकि सेल में तो है सोडियम कम, राइट, सोडियम इज आउट, अंदर कम है, राइट। सो
सोडियम एंटर्स द सेल ओनली व्हेन इंट्रासेल्युलर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इज लो। मतलब ये सोडियम है वो अंदर तभी आएगा जब अंदर का सोडियम कम रहेगा, राइट। सो इट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो आया लो कॉन्सेंट्रेशन पे। वो तभी काम करेगा जब सोडियम अंदर का जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में हो। अब वो लो कैसे रहेगा, क्योंकि मेरा इधर जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप इज एक्टिव, राइट। मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप इज एक्टिव। वो क्या करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली एटीपी यूज़ करते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली एटीपी यूज़ करेगा तो मेरा जो सोडियम अंदर है उसको बाहर फेंक देगा, राइट। इट विल बी थ्रोन आउट। तो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वहाँ कम हो जाएगा, राइट, सेल के अंदर कम हो जाएगा। एंड उसी हिसाब से जो ये सोडियम है फैसिलिटेटिवली डिफ्यूज़ होकर अंदर आ जाएगा सेल के। तो अगेन इफ़ आई टेल यू, सी, डू नॉट कन्फ्यूज यू, ये देखो पहले तो एटीपेस पंप का सीन देख लो। ये एटीपेस पंप है, सोडियम अंदर आ रहा है। अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो मेरा दूसरा पंप है वो चालू है। सो Na को वो अंदर लाएगा थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होता है, हाई टू लो। अब यहाँ सोडियम आ रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेंटेन होगा, क्योंकि मेरा जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है वो एटीपी यूज़ करके 3Na बाहर फेंकता रहेगा, राइट। 3Na इट विल बी थ्रोइंग आउट। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम कम हो गया एंड इसी वजह से फैसिलिटेटिवली डिफ्यूज़ होकर सोडियम अंदर आ गया। तो एक साइड से अंदर आ रहा है, दूसरे साइड से बाहर फेंका जा रहा है। अंदर आ रहा है, बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। सो इसका तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। बट अब ग्लूकोज का स्टोरी देखो। ग्लूकोज में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज है सेल के अंदर ज़्यादा। सपोज एडिपोसाइट है, राइट, ग्लूकोज वहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ पर है ज़्यादा, बट अगेन अगर यहाँ ज़्यादा है तो जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे शिफ्ट हो रहा है, ये देखो। ग्लूकोज जा रहा है लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या हो गया, ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, राइट। लो टू हाई जा रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। सो जैसे सोडियम अंदर जाएगा वैसे ही ग्लूकोज भी अंदर जाएगा, बट इट विल बी डन एक्टिवली। बट क्या यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, नहीं, यहाँ कोई एटीपी नहीं यूटिलाइज हो रही है। एटीपी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, एटीपी तो यहाँ यूटिलाइज हो रही है, राइट। एटीपी यहाँ यूटिलाइज हो रही है। इसका मतलब जब एटीपी यहाँ यूटिलाइज होगी तब मेरा ग्लूकोज भी अंदर आ जाएगा, सोडियम भी अंदर आ जाएगा। सो जो साइट ऑफ एटीपी यूज़ है वो तो डिफरेंट है, राइट, दैट इज़ डिफरेंट, जिस वजह से वी कॉल दिस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एटीपी कहीं और यूज़ हो रहा है बट मेरा ग्लूकोज जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ। अब जैसे सोडियम और ग्लूकोज है, राइट, सोडियम और ग्लूकोज एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, राइट, तो हम उसे कहते हैं सिम्पोर्ट, राइट। सोडियम और ग्लूकोज एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं तो हम इसे कहते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट। वैसे ही अगर हम सोडियम और अमाइनो एसिड को साथ में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक जगह पे सोडियम बाइंड होगा, एक जगह पे अमाइनो एसिड, हम उसे बोल देंगे सोडियम अमाइनो एसिड सिम्पोर्ट। अगेन मैकेनिज्म वही रहेगा, आपको चाहिए मैं एक और बार समझा देती हूँ। सो लुक हियर, दिस इज़ माई सेल, ये है इंटेस्टिनल लूमेन, ठीक है, ये लूमेन साइड है एंड ये तो बेसिलर साइड है। अब जो बेसिलर साइड है वहाँ पर हमारा क्या काम कर रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, राइट। जो क्या कर रहा है, सेल का जो सोडियम है उसे उठाकर बाहर फेंक रहा है इन द फॉर्म ऑफ 3Na+, राइट। 3Na+ को बाहर फेंक रहा है। अब यहाँ पर है मेरा सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर क्या करता है, वो सोडियम को कैच करता है, वो अमाइनो एसिड को कैच करेगा और तभी डिफ्यूज़ करेगा, जब वो तभी फ्लिप करेगा जब सोडियम जो है अंदर कम हो, राइट। सोडियम कैसे कम हो रहा है, जब यहाँ पर एटीपी यूज़ कर जाएंगे हम लोग। एटीपी यूज़ हो रहा है टू फॉर्म एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो एटीपी यूज़ हो गया, एनर्जी यूज़ हो गई। बट क्या यहाँ यूज़ हो रही है सोडियम अमाइनो एसिड को अंदर ट्रांसफ़र करने में, नहीं, वो सोडियम को बाहर फेंकने में यूज़ हो रही है, सो दैट सोडियम के साथ साथ यहाँ के सोडियम के साथ साथ अमाइनो एसिड भी सेल के अंदर आ सके, ठीक है। सो जब यहाँ पर एटीपी यूज़ होगा, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा सेल में बिकॉज इट इज़ थ्रोन आउट, तब ये सोडियम अंदर आ जाएगा, ये सोडियम अंदर आ जाएगा तो इसके साथ साथ सिम्पोर्ट, मतलब इसके साथ में अमाइनो एसिड भी अंदर आ जाएंगे सेल के। दिस इज़ हाउ सोडियम अमाइनो एसिड सिम्पोर्टर्स वर्क, ओके, सिमिलर टू सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट, राइट। अब सिम्पोर्ट है, साथ साथ वाला है, तो एंटीपोर्ट भी होना चाहिए। एंटीपोर्ट मतलब क्या, एंटीपोर्ट मतलब जो ऑपोजिट वे में काम करे। सो फॉर दैट, सी आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो जो एंटीपोर्ट है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, सो इस पहली बात तो
ये मेरा सपोज दिस इज़ माई पम्प, इसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर में सोडियम बाइंड हो जाता है, इंट्रा सेल्यूलर में प्रोटॉन बाइंड हो जाता है, प्रोटॉन इज़ व्हाट, H+, राइट। सो ये हो गया। अब कहानी वही रहेगी, सोडियम को कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ लो रखना है, ठीक है। वो कैसे होगा, ATPase पंप यूज़ कर दो तो 3 सोडियम बाहर आ जाएगा एंड ATP यूटिलाइज हो जाएगी दूसरे साइड पे अदर दैन द साइड ऑफ दिस पंप। सो जब सोडियम अंदर आ जाएगा तो ये फ्लिप होके प्रोटॉन्स को बाहर भेज देगा, राइट। सो प्रोटॉन्स विल कम आउट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड, ठीक है। दिस इज सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड, ठीक है। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज हो रही है बट किसी और साइड पे, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड अगेन प्रोटीन यूज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पंप्स, तो दैट इज अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगेन अब हमने देखा कि जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एंड जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उनमें कैरियर यूज होते हैं। कैरियर क्या होता है, सिंपल इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। वो क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो अब हम इन कैरियर्स के कुछ फीचर्स देखते हैं, ठीक है। वील सी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो सी नाउ वील टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट्स। अब जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे आर वेरी स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या, मतलब एक तो समझो कि ये स्पेसिफिक है, पहले मैं बताती हूँ, पहले तो मैं वर्ड को ब्रेक कर देती हूँ। एक तो बहुत स्पेसिफिक है, मतलब सपोज ये मेरा पंप है तो इसमें ग्लूकोज और सोडियम को अटैच होना है ना, तो इसमें सिर्फ सोडियम और ग्लूकोज ही अटैच होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गैलेक्टोज आके अटैच हो जाए, ठीक है। सिर्फ ग्लूकोज ही होगा, गैलेक्टोज या कोई और मॉलिक्यूल आके अटैच नहीं हो सकता। फिर अब स्टीरियो का मतलब क्या है, स्टीरियो का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में दो फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज एग्जिस्ट करते हैं, एक तो डी एक तो एल, राइट। आई होप आपको ये पता हो, डी एंड एल ग्लूकोज एग्जिस्ट करते हैं। तो जो सपोज मेरा ये पंप है, इसमें सोडियम एक साइड पर अटैच होता है और दूसरे साइड पर डी ग्लूकोज, तो इसमें सिर्फ डी ग्लूकोज ही अटैच होगा, एल ग्लूकोज भी यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता, वो इतना स्पेसिफिक है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमारा जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट्स है वो इतना स्पेसिफिक है कि एक तो वो दूसरा मॉलिक्यूल अटैच नहीं कर सकता, वेरी स्पेसिफिक टू द मॉलिक्यूल, ऑल्सो उसका स्टीरियो स्पेसिफिसिटी पे भी डिपेंड करता है वो, मतलब वो किस तरह से स्टीरियो टिपिकली आइसोमराइज्ड है, राइट। मतलब डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज वो सिर्फ उसी को अटैच करेगा, ये नहीं कि डी की जगह एल को कर दिया, एल की जगह डी को, राइट। दिस इज़ वन थिंग, सो दिस इज़ वन फीचर। सेकेंड इज सैचुरेशन। अब सैचुरेशन का मतलब क्या है, ये ग्राफ देखो, एक जगह पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जो सब्सटेंस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी। मतलब अब देखो, इनिशियली जब आपने खाना खाया, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स सारे फ्री है, कुछ भी उधर था नहीं, तो कुछ ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, ट्रांसपोर्टर्स सारे फ्री है, राइट। सो ये मेरा ट्रांसपोर्टर्स है, उस पर कुछ भी अटैच नहीं है, कुछ भी नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बट आपने खाना खाया, इमीडिएटली ट्रांसपोर्टर्स से अटैच होना शुरू हो जाएंगे सब्सटेंस, और ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा, फ्लिपिंग चालू हो जाएगा, राइट। तो एक पॉइंट पे हम देखते हैं कि वो इंक्रीज होते रहता है, राइट। बट एक पॉइंट आता है जहाँ पर मेरे सारे ट्रांसपोर्टर्स जो है वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाते हैं, राइट। सो कोई भी ट्रांसपोर्टर इज़ नॉट फ्री। तो अब कैसे ट्रांसपोर्ट होएगा सब्सटेंसेस, इट विल नॉट ट्रांसपोर्ट एनी मोर, मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी कि आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो बट मेरा ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टर्स ही सारे फुल हो गए, तो मैं बढ़ा ही नहीं सकती, मेरे ट्रांसपोर्टर्स फुल हो गए, तो मैं कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ, माई वेलोसिटी विल नॉट इंक्रीज, राइट। सो लेट्स सी हियर, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज हाई, राइट। सो ट्रांसपोर्ट इज हाई बिकॉज ट्रांसपोर्टर्स सारे फ्री है, बट जैसे ट्रांसपोर्टर्स सैचुरेट हो जाते हैं, यूज्ड अप और सैचुरेटेड, सो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती भी जाऊँ, बिकॉज मेरे ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल ही नहीं है, फ्री ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी ही नहीं बढ़ेगी, राइट। So that is what is this curve showing, and that is what is the feature of saturation. I hope that is clear to you. Last is that हमारा competition, मतलब क्या, अब suppose I have this transporter, right, this is this pump, okay, यहाँ पर there see glucose और galactose are very similar molecules, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर वेरी सिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो इनमें हमेशा कंपटीशन रहेगा कि पहले कौन जाके अटैच करे रिसेप्टर को ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, राइट। सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज विल हैव कंपटीशन, सो बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स देयर इज कंपटीशन, राइट, टू अटैच टू द रिसेप्टर, टू द पंप, सो दैट इज द फीचर ऑफ कंपटीशन। नाउ
हमने देख लिया, वी सॉ, हमने देखा सिंपल डिफ्यूजन, राइट, वी चेकड आउट सिंपल डिफ्यूजन, इसमें कोई एटीपी यूज़ नहीं होगा, कोई प्रोटीन्स यूज़ नहीं होगा. देन वी सॉ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें प्रोटीन्स यूज़ हो रहा है बट एटीपी नहीं. ओके, सो नो एटीपी. हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी भी यूज़ हो रहा है, प्रोटीन्स भी यूज़ हो रहे हैं, राइट. एंड अब हम देखेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है बट हम फिर से आपको पढ़ा देंगे बिकॉज लेट्स जस्ट सी दिस. ठीक है, सो एक ही डायग्राम में मैंने सारे टाइप के वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट दिखा दिए. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट टाइप इज एंडोसाइटोसिस, राइट. एंडोसाइटोसिस क्या होता है? नाउ लुक हियर, सी, अब सिर्फ इतने से एरिया पे फोकस करना है, राइट. सो सपोज आई हैव अ वेसिकल फॉर्म. ठीक है, उस वेसिकल में बहुत सारे वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेज है, राइट. ओके, आई विल मेक इट क्लियर फॉर यू. सपोज ये सेल है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वो क्या है, एक्वस है, राइट. और इसमें सपोज डिजॉल्व सोडियम है या कोई सपोज न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो भी सोल्यूबल सब्सटेंसेस है वो है, ठीक है. सो अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाएगा, एक वेसिकल पिंच ऑफ कर देगा, राइट. सो ये वेसिकल में सपोज एक्वस एनवायरनमेंट मतलब वाटर और सोल्यूबल सब्सटेंसेस आ गए, राइट. देन ये डिटैच होना चालू हो जाएगा सेल के अंदर की तरफ, ठीक है. इट विल गो टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल, मतलब आईसीएफ की तरफ जाएगा. अल्टीमेटली वो सेल से पिंच ऑफ होके इट विल फॉर्म अ वेसिकल इनसाइड द सेल, ठीक है. सी, वाटर है, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस है, दे कम इनसाइड, दे फॉर्म अ वेसिकल. ओके, वेसिकल अंदर की तरफ जाते रहेगा टुवर्ड्स द सेल एंड अल्टीमेटली एक प्योर वेसिकल बना देगा जो आईसीएफ में जाके मिक्सअप हो जाएगा. एंड बिकॉज लिपिड बाइलेयर इज फ्लूइड, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में लिपिड बाइलेयर इज फ्लूइड, तो यहाँ पर जो गैप बन जाता है वो फिलअप हो जाएगा बिकॉज लिपिड्स आके उसको ज्वाइन कर देंगे, राइट. सो पिनोसाइटोसिस इज सेल ड्रिंकिंग. जो मैंने दिखाया अभी वो पिनोसाइटोसिस है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस, इट इज़ सेल ड्रिंकिंग. मतलब यहाँ पर वाटर, प्राइमरीली वाटर आया विद सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, राइट. सो सेल ने पानी पिया, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पानी था वो उसने पी लिया, तो हम इसको बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग. देन वील टॉक अबाउट फेगोसाइटोसिस, दैट इज सेल ईटिंग. अब यहाँ देखो, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, हमने बहुत बार पढ़ा है ये. आई हैव अ फॉरेन सब्सटेंस, से सम बैक्टीरिया, ठीक है. मेरा सेल क्या करेगा? मेरा सेल ये कर देगा कि वो अपने प्रोसेसेस बाहर निकालेगा. सो सी, इट विल फॉर्म सच प्रोसेसेस टू एनगल्फ, वो उस फॉरेन सब्सटेंस को पकड़ने के लिए इट विल थ्रो सम प्रोसेसेस एंड वो एक इवेंचुअली फ्यूज़ हो जाएंगे, राइट. दे विल फ्यूज़ टुगेदर. अब फ्यूज़ हो गए, सो यहाँ पर है एक्टिन फिलामेंट. सी, वी हैव एक्टिन फिलामेंट्स अटैच टू दीज वेसिकल्स. आई विल मेक दिस डायग्राम अगेन. सो सी, ये प्रोसेसेस है सेल के, ठीक है. दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ माई सेल एंड ये है मेरा फॉरेन सब्सटेंस से सम बैक्टीरिया, ठीक है. तो अब ये जो है फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है. एट अ पॉइंट ये फ्यूज़ हो जाएगा एंड जो मेरे एक्टिन फिलामेंट्स है सेल के अंदर, राइट, जो साइटोस्केलेटन है वो उसको पीछे की तरफ खींच लेंगे, इट विल पुल इट इनवर्ड्स एंड अल्टीमेटली मेरा जो सेल है वो कुछ इस तरह से लगेगा. इट विल हैव समथिंग लाइक दिस, मेरा बैक्टीरिया एंड उसके अराउंड का फ्लूइड मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन एंड अराउंड इट विल बी माई एक्टिन फिलामेंट्स. सो दैट इज सेल ईटिंग, मतलब सेल ने कुछ खाया इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस. सो दैट इज फेगोसाइटोसिस. ओके, सो एंड नाउ विल टॉक अबाउट रिसेप्टर मीडिएटेड. अब ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होता है? ओके, सो ये तो था WBC का एग्जाम्पल. WBC में सबसे ज़्यादा फेगोसाइटोसिस होता है, राइट. अब हम देखेंगे सपोज रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या होता है. नाउ सी, आई हैव अ लिवर सेल, ठीक है. ये मेरा लिवर सेल है. अब लिवर सेल का फीचर क्या है कि उस पर बहुत सारे LDL रिसेप्टर्स होते हैं. ये है मेरा LDL रिसेप्टर्स, ठीक है. LDL रिसेप्टर्स इज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स, उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट. सो लिवर लव कोलेस्ट्रॉल. सो जब कभी भी जो LDL मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ अटैच हो जाएंगे तो अब ये क्या करेगा, ये सेल अगेन ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को जो ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है उसको खींचेगा अपनी तरफ. इट विल पिंच ऑफ इटसेल्फ, मतलब ऐसी इस तरफ खींचेगा. सो अब क्या होगा, सी दिस, अब क्या हो जाएगा दैट
ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, सी दिस, खींचा उसने अपनी तरफ। सो जो मेरे रिसेप्टर्स है वो एक दूसरे को फेस करने लग गए, लाइक दे आर फॉर्मिंग सम वेसिकल, ठीक है, ऐसा। एंड इसमें जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, फेगोसाइटोसिस में ये एक्टिन फिलामेंट्स इन्वॉल्व थे, इसमें जो इन्वॉल्व है यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व है जो खींचते हैं सेल की तरफ, उनको हम बोलते हैं क्लैथरिन्स, ओके, वी कॉल देम क्लैथरिन्स, ठीक है। सो दीज प्रोटीन्स विल पुल द सेल इनवर्ड्स एंड अल्टीमेटली अगेन इट विल फॉर्म अ वेसिकल, दिस वेसिकल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, जिसमें अगेन रिसेप्टर्स है, ओके, एंड LDL मॉलिक्यूल्स है। अब सेल में होता क्या है आगे, ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया कि अंदर आ गया वेसिकल, ठीक है, दिस इज रिसेप्टर मीडिएटेड, अंदर आ गया। बट अब लिवर में ये जो LDL है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपोप्रोटीन्स, राइट। LDL के साथ, LDL में कोलेस्ट्रॉल होता है, अदर लिपोप्रोटीन्स होते हैं। तो एक बार वो ब्रेक डाउन हो गया, कोलेस्ट्रॉल अब्सॉर्ब हो गया, तो अब ये जो मेरा वेसिकल है along with the receptors will go and attach to the membrane again, मतलब वो फ्यूज हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के साथ। सो अगेन फाइनल पिक्चर कैसा लगेगा, इट विल बी बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, रिसेप्टर्स आ गए बाहर, अगेन एक्सपोज हो गए, राइट, एंड अगेन उसमें LDL वापस आके अटैच हो सकता है, अगेन इट विल गो इन, सो अल्टीमेटली द रिसेप्टर विल गो एंड अटैच आउट, ओके, इट विल रीअटैच टू द प्रोटीन, टू द सेल मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पर जो मेरा प्रोटीन इन्वॉल्व है वो है क्लैथरिन्स, ठीक है। फेगोसाइटोसिस में इट वाज एक्टिन फिलामेंट्स, यहाँ पर क्लैथरिन्स, राइट। सो सी हियर दीज आर क्लैथरिन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर LDL आके अटैच हो गया, सी दिस विल फॉर्म अ वेसिकल विद द क्लैथरिन्स अराउंड इट, एंड फिर वो वापस जाके रीअटैच हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से वंस उसका फंक्शन ओवर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। फाइनली वी आर कमिंग टू एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या, सेल के कंटेंट्स को बाहर लाना। आई गिव यू एन एग्जांपल इन द स्टार्ट एक्सोनल एंडिंग्स का, राइट। सो दिस इज माय एक्सोनल एंडिंग से, ठीक है, ये मेरी एक्सोनल एंडिंग है। अब होता क्या है, आई विल मेक दिस डायग्राम फॉर यू अगेन। सो सपोज आई हैव एन एक्सोनल एंडिंग, ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास ACH वाले वेसिकल्स, ठीक है, इसमें ACH वाले वेसिकल्स हैं। अब whenever there is a influx, मतलब जब भी कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम विल एंटर दिस एक्सोनल एंडिंग्स, तब क्या हो जाएगा, जो मेरे वेसिकल्स है वो जाएंगे टुवर्ड्स द सर्फेस, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ दिस एक्सोनल एंडिंग्स टू attach the vesicles to the axonal endings। किस तरह से, it will look something like this, ठीक है, it will look something like this। so ये यहाँ पर जो है वो मेरा वेसिकल आके अटैच हो गया, एंड वेसिकल के अंदर जो था मेरा ACH मॉलिक्यूल्स वो आ जाएंगे बाहर इनटू द साइनैप्स से, ठीक है, यहाँ पर आ गया साइनैप्स, ठीक है, इट विल बी अराइविंग इनटू द साइनैप्स, मतलब ACH विल बी रिलीज्ड इनटू द साइनैप्स। फिर क्या होगा, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन तो फ्लूइड है, तो again it will regain its original shape, right। so exocytosis is content secretion बाहर फेंकना, right, and yeah, so calcium influx होता है, vesicles will attach to the cell membrane and so on and so forth, and again because fluid है तो वो attach हो जाएगा, and that is how exocytosis takes place। so this is it for today's lecture। next lecture में we will be studying about nerve fibers and injuries related to that। I will cover some pathological scenarios also in it, so I hope you'll be present and I hope you enjoyed this lecture। so do share your feedback in the comment box below, and if any other changes are required please let us know। thank you for watching।